अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज बात करेंगे तुर्की की। तुर्की के जो मसले मसाइल चल रहे हैं और यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है, उसके पीछे कौन है, पाबंदियां कौन लगवाना चाहता है, उनको तुर्की से क्या मसला है, इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर आज बात करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये पाबंदियां लगाने के ऊपर जब इससे पहले हम एक वीडियो में बात की थी तो उस वक्त ये था कि रजब तैयब एर्दोगान तुर्की जो काफ़ी अरसे से यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने के ख्वाहां थे, उनके लिए अब मुश्किलात में इजाफा हो गया है और उल्टा यूरोपीय यूनियन उनके ऊपर पाबंदियां लगाने का उसके ऊपर दावा कर रहा है, बात कर रहा है। तो मसला तब स्टार्ट हुआ। इससे पहले जो 2023 का जो विजन है तुर्की का, उसके मुताबिक इन्होंने 2023 तक अपने आप को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाना था। लेकिन मसला उस वक्त ख़राब हुआ जब रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से सख्त बयानात दिए गए इमैनुअल मैक्रोन के ख़िलाफ़, फ्रांस के ख़िलाफ़, और फ्रांस की जानिब से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाके बनाए गए, उसके ऊपर जो उन्होंने बैक किया फ्रांस की गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर काफ़ी सख्त किस्म का बयानिया अपनाया गया था तुर्की की जानिब से। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त जवाब दिया गया फ्रांस की जानिब से। और उसके बाद जितनी भी इंगेजमेंट हुई खित्ते में, चाहे वो बात करें आप यूएई की, यूएई के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट किए गए फ्रांस की जानिब से ताकि तुर्की को नीचा दिखाया जा सके। दूसरी जानिब अफ्रीका में तुर्की को टफ टाइम देने के लिए बहुत बड़े लेवल पर एग्रीमेंट किए गए और उसमें भी सऊदी अरब और दीगर ममालिक की मदद हासिल की गई फ्रांस की जानिब से ताकि मुआशी जो इन्फ्लुएंस है तुर्की का जो उस खित्ते में बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। दूसरी जानिब साथ में ग्रीस के साथ एक बहुत बड़े लेवल पर टसल चल रही है तुर्की की मेडिटेरेनियन सी के अंदर। तो उस चीज़ में भी ग्रीस की जानिब से मदद तलब की गई फ्रांस से और फ्रांस उसमें बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा है। तो ऐसे में जब ये तमाम तर चीज़ें चल रही थी तो उस वक्त फ्रांस की जानिब से कहा गया यूरोपीय यूनियन से कि तुर्की के खिलाफ इकदाम किए जाएँ, तुर्की के ऊपर मुआशी पाबंदियाँ आयद की जाएँ। साथ में ग्रीस की जानिब से 2 से 3 मरतबा बाकायदा ऑफिशियल रिक्वेस्ट किया गया यूरोपीय यूनियन से कि तुर्की के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ आयद की जाए। तो यूरोपीय यूनियन का जो नवंबर में एक इजलास हुआ, उससे पहले मुतालबा किया गया था ग्रीस की जानिब से कि इसके ऊपर पाबंदियाँ आयद की जाए। तो यूरोपीय यूनियन की जानिब से कहा गया था कि अभी थोड़ा सा वक्त लें आप और थोड़ा सा हमें भी वक्त दें ताकि जब दिसंबर में एक इजलास होगा यूरोपीय यूनियन का, उसमें फैसला किया जाएगा कि मज़ीद कितनी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं और कौन कौन सी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं तुर्की के ऊपर। अब वो इजलास जो है वो जुमेरात मतलब कि आज होने जा रहा है और इस इजलास में फ़ैसला किया जाएगा कि किस तरीके से तुर्की के ऊपर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। इससे पहले यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो इंदिया दिया गया था, जिस तरीके से तुर्की को रोकने की कोशिश की जा रही थी या तुर्की को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की जा रही थी, उसमें यह कहा गया था एक तो तुर्की की टूरिज़्म जो है उसको धचका मिलेगा, उसके ऊपर पाबंदी आयद की जाएगी क्योंकि ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो यूरोप वाली साइड से तुर्की में आते हैं। तो ऐसे में तुर्की के लिए काफ़ी ज़्यादा मसला क्रिएट होने वाला था। दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है यूरोप के अंदर और यूरोप के बाहर, तुर्की के लिए भी, तुर्की के लोगों के लिए वहाँ पर जाना और वहाँ के लोगों के लिए तुर्की आना। तो ऐसे में अगर पाबंदी आयद कर दी जाती है यूरोपीय यूनियन की जानिब से तो तुर्की के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं क्योंकि जो टूरिज़्म है, जो ट्रांसपोर्ट है, इसका भी 2023 का जो विज़न है उसके करीब हैं तुर्की वाले। लेकिन अगर ये नई पाबंदियाँ आयद होती हैं तो इसमें उनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसमें अहम इम्पोर्टेंट खबर जो है वो इससे पहले जो हम जिसको डिस्कस नहीं कर सके थे क्योंकि ये अपडेट या डेवलपमेंट तब हुई नहीं थी, वो थी कि तुर्की का इसके ऊपर क्या स्टांस है, तुर्की का इसके ऊपर क्या बयान है। रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से कहा गया है कि अगर यूरोपीय यूनियन हमारे ऊपर पाबंदियां आयद करती भी है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुर्की इतना काबिल है, तुर्की उस लेवल पर अब पहुंच चुका है कि उसके ऊपर इस तरह की पाबंदियां कोई माने नहीं रखती, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ में उनकी पार्टी के तर्जुमान की जानिब से भी कहा गया कि यूरोपीय यूनियन को हमारा एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि यूरोप के जो लोग हैं, यूरोपीय यूनियन जो है उनकी सिक्योरिटी जो है वो बराह रास्त तुर्की के साथ लिंक्ड है।
اس کے اوپر ان کی جانب سے جب مزید آگے بات کی گئی تو انہوں نے مزید اس کے اوپر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ جب سیریا اور دیگر جو ممالک ہیں جن میں اس وقت سول وار کسی کیفیت ہے، عرب ورلڈ کی بات کریں تو بہت سارے ممالک میں اس وقت خانہ جنگی کی صورتحال ہے، تو وہاں سے جب ستائے ہوئے لوگ وہاں پر ہجرت کرتے ہیں تو ان کو پناہ ترکی دیتا ہے۔ ترکی ایک ڈور وے ہے یورپ اور مڈل ایسٹ کے درمیان، تو ایسے میں ترکی اگر آپ کو سیکیورٹی فراہم نہیں کرتا، اپنے دروازے کھول دیتا ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں، اور یہاں پر جو جنگجو لڑ رہے ہیں ان کو اگر ترکی نہیں روکتا تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ہمارے اوپر پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک ساتھ میں جڑا ہوا ایک ایلیمنٹ ہے، ایک تو فرانس والا ایشو تھا جس کے اوپر ترکی کے اوپر پابندیاں عائد کرنے کی بات کی جا رہی تھی، تو دوسرا گریس کی جانب سے جو مطالبہ کیا جا رہا تھا اس کے اوپر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں، وہ بھی آج ہونے والے اجلاس میں۔ اب گریس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ گریس کا اور ترکی کا جو آپس میں بیچ میں جو سمندر پڑتا ہے، تو یہ تقریباً ان کے بارڈر جو ہیں اس کے بیچ میں کوئی اور کنٹری نہیں آتا، بیچ میں سمندر ہے۔ اب گریس کی اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو اس کی لوکیشن اس طرح کی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جزائر ہیں، اور ان جزائر کی ملکیت کے حوالے سے دونوں ممالک دعوے دار ہیں۔ جو گریس والی سائڈ ہے وہاں پر زیادہ جزائر ہیں، اور جو ترکی والی سائڈ ہے وہاں پر کم ہیں، لیکن بیک ان آفٹر 19 ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ جتنے بھی جزائر ہیں ان کو ملٹرائز نہیں کیا جائے گا، یہاں پر ملٹری انگیجمنٹ نہیں کی جائے گی، یہاں پر کوئی ملٹری سیٹلمنٹ نہیں کی جائے گی، ان کو کمرشل یوز کے لیے آپ ان جزائر کو رکھیں اپنی اپنی ٹیریٹری میں رہ کے، لیکن اس کو فردر جو ہے دوسرے مقاصد کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے جس سے دونوں ممالک کے درمیان کسی کو تحفظات کا خدشہ ہو۔ لیکن گریس کی جانب سے اس ٹریٹی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اب 245 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، تقریباً 350 کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنتا ہے ان دونوں ممالک کے درمیان جو سمندر بیچ میں پڑتا ہے۔ اب گریس وہاں سے اٹھ کر 245 کلومیٹر دور آ کر ایک جزیرے کے اوپر بیٹھ کر اس نے ملٹری سیٹلمنٹ کی ہے، اور دوسری جانب یہ فاصلہ ترکی سے کتنا ہے؟ تقریباً 9 سے 10 کلومیٹر۔ تو ایسے میں ترکی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور تب سے یہ ٹسل چل رہی ہے ان دونوں ممالک کے بیچ میں کہ اس خطے کے اندر جو ایک کوسٹل ایریا ہے اس کے اوپر جو ڈومیننس کی ایک ہیجمنی قائم کرنے کی ایک جو جستجو ہے، اس میں کون اوپر جاتا ہے، کون اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب اس خطے کی بات کریں تو ترکی کے ساتھ اسرائیل بھی لگتا ہے، اس کے ساتھ سیریا بھی لگتا ہے، اس کے علاوہ ایجپٹ اس کے بالکل سامنے پڑتا ہے، لیبیا اس کے سامنے پڑتا ہے، اور اس کے بعد ایک سائڈ پہ اس کے گریس ہے۔ اب گریس کافی دور آ کر ایک ایشو کے اوپر مسئلہ کرتا ہے، وہ ہے سائپرس کا۔ اب سائپرس میں جب یہ برٹش رول سے آزاد ہوئے تو وہاں پر ایک اس طرح کا ایشو تھا کہ جب خلافت عثمانیہ کا دور تھا اس وقت اس ایریے کے اوپر رول کیا تھا ترکوں نے، تو جب اس ایریے کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تو یہاں پر بہت سارے ترک آ کر سیٹل ہو گئے۔ اب اس کے بعد خلافت عثمانیہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں جب آگے جاتے ہو آپ تو برٹش رول آتا ہے، تو جب برٹش یہاں سے نکلتے ہیں تو اس علاقے کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ ترک تھے جو خلافت عثمانیہ میں یہاں پر آ کر بس گئے تھے، اور اس کے بعد دوسرے وہاں کے جو سائپرس کے جو پہلے کے رہنے والے لوگ تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ آگے چل کر انڈیپینڈنس کے لیے کوشش شروع کر دی جو وہاں کے ترک تھے، اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر نارتھ سائپرس کے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر سامنے آیا، اور وہ اپنے آپ کو ترکی کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں۔ اب اس کلیم کی بنیاد کے اوپر ترکی سمجھتا ہے، ترکی کہتا ہے کہ میرا اس خطہ اور اس کے خطے کے ارد گرد جو کوسٹل ایریا ہے، جو یہاں پر سمندر پڑتا ہے، جو کہ انٹرنیشنل قوانین جو کہتے ہیں اس کے مطابق میں اپنے خطے میں اپنے ایریے میں رہ کر میں اس کے اوپر اپنے جو ریسورسز ہیں اس سمندر کے اندر اس کو میں ایکسپلور کر سکتا ہوں۔ اب دوسری جانب سے گریس جو ہے وہ اس کلیم کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہاں پر پہلے سائپرس تھا تو سائپرس کا یہاں پر حق بنتا ہے۔ تو وہ اگر میپ کے اوپر ڈسٹینس کی بات کریں تو گریس بہت دور پڑتا ہے، لیکن وہ بیچ میں آ کر ایسے کہنے کہ جا کے بارہا جا کر وہ ترکی کو تنگ کرتا ہے، ترکی کے
इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पर जो जज़ायर हैं उनको घेर लिया गया है, जो कि ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है जो इनके दरमियान पहले से हुई थी। और इसमें असल जो पेशरफ्त हुई, असल मसला जो इसको अभी हम देख रहे हैं कि वो इतना एस्केलेटेड है, इतना वो ऊपरी लेवल पर जाकर इसके ऊपर बात की जा रही है, वो 2019 में जो भी साइप्रस के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, जो ममालिक हैं, उनकी जानिब से एक ट्रीटी साइन की गई और उसमें ये फैसला किया गया कि ये जो इलाका है इसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। अब इसमें एक अंदाजे के मुताबिक 600 बिलियन क्यूबिक जो है ऑयल यहाँ पर हो सकता है और 1 ट्रिलियन से ज़ायद गैस रिजर्व जो है, गैस रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। अब इसको कौन सा मुल्क पहले एक्सप्लोर करता है, ये एक दौड़ जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब 2019 में हुआ क्या कि इजराइल, फ़लस्तीन, साथ में इजिप्ट और उसके अलावा ग्रीस, साइप्रस, इनकी जानिब से एक ट्रीटी साइन की गई जिसमें इन्होंने फैसला किया कि वो इस तमाम तर इलाके को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जब भी इसमें से कोई चीज़ें निकलेंगी तो वो बाहमी शराकत के साथ उसके ऊपर मामलात को आगे लेकर चला जाएगा। लेकिन एक वो मुल्क जिसका सबसे ज़्यादा तकरीबन 8000 किलोमीटर से ज़्यादा एक कोस्टल एरिया बनता है तुर्की का, जो कि इस खित्ते में जितने भी ममालिक हैं उन सब से ज़्यादा है, तो तुर्की को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे में तुर्की ने कहा कि ठीक है, वेल एंड गुड, अगर आपने मुझे शामिल नहीं किया तो मैं अपने तौर पर अपनी मर्जी के साथ मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करूंगा। और तब से तुर्की ने अपने डिफरेंट रिसर्च वेसल जो है वहाँ पर भेजना शुरू किए हैं और इन तमाम तर इलाकों में उसने नेचुरल गैस और ऑयल के जो वहाँ पर रिजर्व्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिलिंग भी की और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जब इशू पीक पे गया और मई में 2020 मई में तुर्की की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल को रोक दिया गया। लेकिन अभी फिर उनकी जानिब से इसके ऊपर इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया गया है, तो इसके ऊपर टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ग्रीस की जानिब से बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि तुर्की के ऊपर पाबंदी आयद की जाए, दूसरी जानिब तुर्की कहता है कि मुझे कोई मसला नहीं, और साथ में तुर्की ये भी कहता है कि ये जितने भी मसाइल हैं, ये जितने भी इस खित्ते में अभी जिसको आप इशू कह रहे हैं, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन ये है कि सबको मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये दीगर जितने ममालिक हैं तुर्की को इससे बाहर रखना चाहते हैं। लेकिन तुर्की के लिए ये ऐसे कह लें कि अपने आप को किसी ऐसे एग्रीमेंट की तरफ ले जाने के लिए जिसमें तमाम ममालिक शामिल हो और तुर्की को भी शामिल किया जाए, उसके लिए ये सब कुछ करना तुर्की को लगता है ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर अपने तौर पे रिसर्च करेगा तो दूसरे जो ममालिक हैं उनको लगेगा कि शायद हमसे पहले तुर्की इस तमाम तर एरिए को एक्सप्लोर कर ले, क्योंकि जियोग्राफिकली तुर्की इस सारी सूरत हाल से बड़ा फेमिलियर है और उसको लगता है कि वो अपनी और इंटरनेशनल जो कवानीन हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि अपनी टेरिटरी के आगे समंदर के कितने हिस्से तक आप इन नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और तुर्की अपनी उस लिमिट के अंदर रहकर ये काम कर रहा है। जबकि ग्रीस जो सबसे ज़्यादा इशू कर रहा है वो बहुत दूर है, उसकी ये लेजिटिमेट ये प्लेस नहीं बनती कि वो यहाँ पर आकर इस तरह का कोई काम करे। अब यहाँ पर इसके साथ साथ तुर्की ने एक और काम किया है, अगरचे तुर्की के लीबिया के साथ मामलात काफ़ी ख़राब हैं और वहाँ पर एक ऑपरेशन का भी ऐलान किया गया है तुर्की की जानिब से, लेकिन बैक इन 2019 इन दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदा किया गया था जिसमें इन्होंने अपनी अपनी जो टेरिटरी थी उसको शेयर करना, जो समंदर के क्योंकि अगर मैप के ऊपर देखा जाए तो इस तरह एक सर्कल बनता है जिसमें इस साइड पे सीरिया आता है, उसके बाद फ़लस्तीन और इजराइल है, उसके बाद आगे इजिप्ट है, तो इस तरह लुबनान वहाँ पर लीबिया आता है। तो लीबिया और तुर्की का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल आमने सामने है एक दूसरे के। तो ऐसे में इन्होंने वो जो एरिया था और उसके बाद बीच में सेंटर में साइप्रस आता है, तो इस तरह इन्होंने जो आमने सामने का जो तमाम जो समंदर है उसमें एक्सप्लोर करने का इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। अब जाहिर बात है ये इनकी टेरिटरी में आता है, इसको कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई लीगली इसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर जो मसला क्रिएट किया जा रहा है वो ये है कि जो साइप्रस की हदूद बनती हैं उसके अंदर जो एक्सप्लोरेशन की जा रही है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है। लेकिन तुर्की ने इससे पहले थोड़ा सा पीछे हटा था, लेकिन
डायलॉग जब कामयाब नहीं हुए तो उनकी जानिब से दोबारा से एक्सप्लोरेशन जो है उसको शुरू कर दिया गया है। इसी के ऊपर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से कहा गया है कि आप जो मर्जी कर लें, अगर आप हमारे ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल पाबंदियां लगाना चाहते हैं, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुर्की इस तमाम तर सिनेरियो से बहुत आगे निकल चुका है और तुर्की इतना मजबूत है कि इस तरह की पाबंदियां उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनका कहना यह भी है कि इससे आने वाले वक्त में ज़्यादा नुकसान तुर्की को नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन को होगा, क्योंकि जब 2023 में 100 साला मुआहदा जो है वो ख़त्म होगा तो ये तमाम तर जो एरिया है जहाँ से जितने भी वेसल गुजरते हैं, इजराइल के वो हों या दीगर जो ममालिक हैं उनके हों, तो उनके ऊपर ड्यूटी ले सकता है, उनके ऊपर चार्ज करेगा तुर्की, ये उसको राइट मिल जाएगा। तो वो उसकी टेरिटरी होगी, वो यहाँ पर आने वाले वक्त में तमाम तर ममालिक जो इस वक्त मसला कर रहे हैं उनको यहाँ पर आने से रोक भी सकता है। तो तुर्की के लिए ये क्रूशल टाइम है। तुर्की अगर कोई ऐसे एग्रीमेंट की जानिब चला जाता है जो कि आने वाले वक्त में उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो ये तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा विन होगा। इसमें तुर्की की कामयाबी और फतह होगी। अब जैसे ही इसके ऊपर जो आज होने वाला इजलास है उसमें देखना यह है कि फ़ैसला क्या होता है। क्या तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं या सिर्फ उसको वार्न करके छोड़ दिया जाता है, ये देखना है। अगर तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगती हैं तो तुर्की का रिस्पांस क्या होगा, इंशाल्लाह इसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे जैसे ही ये डेवलपमेंट थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।